हेलो बच्चों, जय हिंद। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही जोरों और शोरों के साथ चल रही होगी। इस वीडियो में क्या कवर करेंगे सर? तो ये हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है हमारी व्हाट इज एसएसबी सीरीज का, और वो इसका पार्ट 2 है, ये वाला वीडियो है ना। तो इसमें हम जानेंगे आगे के प्रोसेस के बारे में। अभी तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया पार्ट 1 में बच्चों कि हम व्हाट एसएसबी जो है वो क्या होता है, और एसएसबी में जो स्टेज 1 की प्रोसेस होती है वो क्या होती है। अब तक आपने देखा ऑलरेडी कि स्टेज 1 में जो बच्चे रिकमेंड होते हैं वो फर्दर स्टेज 2 के लिए जाते हैं। एक अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं कि स्टेज 1 में रिकमेंड कितने बच्चे होते हैं, तो आपको मैं अपनी ही एक एसएसबी की अगर एक जानकारी दूं तो एक बार मैं एएफएसबी देहरादून गया था बच्चों, ठीक है। वो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट एसएसबीज थी। तो वहां पे ये क्योंकि एफकैट एंट्री के थ्रू में गया था। एफकैट में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एसएसबी देने के लिए जाते हैं क्लियर करके। तो उसमें टोटल अराउंड 250 प्लस लोग जो थे वो उनकी रिपोर्टिंग हुई थी, ठीक है। और इस 250 में से अराउंड सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 के आसपास, शायद वो 44 का फिगर था जहां तक मुझे हल्का फुल्का अभी याद है, तो इतने ही लोग जो है वो स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो फाइनली स्टेज 2 के लिए भी सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिपोर्टेड, ठीक। तो इसमें हम कवर करेंगे कि वो सारे बच्चे, वो बाकी के जितने भी बच्चे थे जो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, उनकी बाकी के 4 दिनों में क्या टेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, आई बटन पे हमारा वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उसको जाकर के पहले देखिए, समझिए एसएसबी है क्या, स्टेज 1 प्रोसेस क्या है, और फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सीधा स्टार्टिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। तो आप जैसे ही फर्दर सिलेक्ट हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए, आपको वापस से जो है वो नए चेस्ट नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आपको मैंने पिछला फिगर बताया कि स्टार्टिंग में तो 250 बच्चे आए थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 44 बच्चे थे जो आगे बढ़े, तो उनको वापस से चेस्ट नंबर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए और आपको एक नए ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक नया चेस्ट नंबर भी मिलेगा, आपको एक नया ग्रुप भी मिलेगा। इस बार जो ग्रुप की साइज है वो रिलेटिवली पिछले बार के मुकाबले थोड़ी कम होगी, थोड़ी छोटी होगी। हो सकता है ग्रुप की साइज 6 हो या 8 हो या 10 हो या 12 हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग हैं जो फर्दर आगे जा रहे हैं और एसएसबी बोर्ड की साइज क्या है। उसके बाद आपको जैसे ही चेस्ट नंबर्स मिल जाएगा, आपको अपने नए ग्रुप्स जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब ये वाली डॉक्यूमेंटेशन डे 1 की डॉक्यूमेंटेशन से कैसे अलग थी? तो डे 1 पे आपका सिर्फ कॉल लेटर और आपका आधार कार्ड चेक किया गया था। यहाँ पे आपकी जितने भी कॉल लेटर में डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे वो सारी की सारी चेक की जाएंगी। आपके 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, सारी चीजें थॉरली चेक की जाएंगी। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चीज मिस आउट करते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेकर के नहीं जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट आउट भी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचिएगा कि आप कहीं डॉक्यूमेंट आउट ही ना हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है बच्चों के बीच, ठीक। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, आपको पकड़ा दिया जाएगा एक फॉर्म जिसका की नाम है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, पीआईक्यू फॉर्म, ठीक है। अब ये पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है? तो ये एक 2 पेज का फॉर्म होता है, ठीक है। आपको शायद रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉपर दिख नहीं पा रहा होगा अभी ये। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से इस चीज को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम के लिंक जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑलरेडी। आप इस पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक करिए और वहां पे हमारा जो पीवाईक्यू फॉर्म है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, जितना भी आपको दिख रहा हो उसमें। तो इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरनी होगी। ये तो आपकी उस एसएसबी बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो कि वहां पे बताई जाएगी। अब वो सारी चीजें भरेंगे, सिलेक्शन बोर्ड का नंबर, अपना चेस्ट नंबर, रोल नंबर वगैरह। उसके बाद आप अपना यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद अपने फादर्स का नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपने एड्रेस डिटेल के बारे में यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है, अलोंग विथ पॉपुलेशन की। आप जहां पे भी आपका परमानेंट एड्रेस था या मैक्सिमम रेसिडेंस वाला जो आपका एड्रेस था उस पे पॉपुलेशन कितनी थी। फिर आप अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, अपना रिलीजन मेंशन करेंगे, आप अपना जो भी आप अगर SC ST या OBC से आते हैं वो आप यस या नो में भरेंगे, अपने मदर टंग को भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आप ये भी भरेंगे कि आप मैरिड है या सिंगल है या फिर विडोअर है। क्योंकि ये पीआईक्यू फॉर्म जो है वो हर एक एंट्री के लिए सेम ही होती है। तो कुछ एंट्रीज में तो कंडीशन ही होती है कि आप सिंगल और अनमैरिड होने चाहिए, मेल होने चाहिए। कई बार जेंडर का भी क्राइटेरिया होता है, लेकिन क्योंकि ये एक कॉमन फॉर्म है तो कुछ एंट्रीज ऐसे भी हैं जिसको कि मैरिड लोग जो है वो भी दे सकते हैं और विडोअर जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको ये भरना है आपके पेरेंट्स अलाइव है कि नहीं। अगर नहीं अलाइव
अलाइव है तो किस समय पे उनकी मृत्यु हुई थी, किनकी मृत्यु हुई थी, आपको वो भी मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे अपने गार्जियन और अपने पूरी की पूरी जो फैमिली है उसके रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, उनका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम पर मंथ क्या है। फिर उसके अलावा यहाँ पे अपने एजुकेशन रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे एजुकेशन का पार्ट है वो यहाँ पे फिल इन करेंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पे आप अपना एज फिल करेंगे, अपनी हाइट और आपका जो वेट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपकी अगर प्रेजेंट में कोई ऑक्यूपेशन है और आपकी कोई मंथली इनकम हो रही है तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करिए। फिर यहाँ पे आप एनसीसी रिलेटेड जो डिटेल्स है वो मेंशन करेंगे। आप में से कितने बच्चों को पता है एनसीसी के बारे में, एनसीसी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और ये भी बताइए कि एनसीसी टोटल कितने विंग्स में, एनसीसी के 3 विंग्स होते हैं उसके बारे में भी आप मेंशन करिए, ठीक है। तो अगर आप एनसीसी ट्रेनिंग आपकी रही है तो उसके बारे में आप मेंशन करिए, टोटल कितनी ट्रेनिंग थी, उसकी विंग क्या थी, उसके अलावा फिर आपने कौन सा सर्टिफिकेट लिया, कितने सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के थ्रू, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। जिनका भी जवाब सही होगा उनको हमारी तरफ से हार्ट रिएक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स वो मेंशन करिए, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन करिए। फिर मेंशन करिए कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या रही थी। फिर आपका कुछ भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर स्कूल में थे अभी तक, अगर आप 12th एंट्री के हिसाब से जा रहे हैं तो स्कूल में आपके पास कोई पीओआर था कि नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री के हिसाब से जा रहे हैं तो कॉलेज में आपने कुछ पीओआर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड की कि नहीं। फिर आप जिस भी एंट्री के थ्रू जा रहे हैं उनका नेचर ऑफ कमीशन क्या है ना, क्या वो परमानेंट है या फिर वो शॉर्ट सर्विस है ना, कि परमानेंट है या फिर शॉर्ट सर्विस है, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद ये मेंशन करेंगे कि आप ऑलरेडी कितनी बार एसएसबी दे चुके हैं, नंबर ऑफ चांसेस यू हैव अवेल्ड फॉर ऑल द 3 सर्विसेज कंबाइंड, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करिए। और सबसे आखिर में उनकी डिटेल्स कि आप कितनी बार एसएसबी गए, तो आप कौन कौन सी एसएसबी गए और उनका फिर रिजल्ट क्या रहा, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। फिर से बोल रहा हूं कि डिटेल्ड पीआईक्यू फॉर्म जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप इस लिंक पे जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पीआईक्यू फॉर्म आप डाउनलोड करिए, उसके बारे में आप देखिए, पढ़िए, समझिए। और आपको कोई भी डाउट आए आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए या हमें मैसेज करके बताइए, जैसे भी करके आपको बताना है हम तक पहुंचाइए, हम उसके जो आपके डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे। और या फिर आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड सेशन लेकर के आए हम सिर्फ और सिर्फ पीआईक्यू फॉर्म पे, क्योंकि ये पीआईक्यू फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट आगे रहने वाला है बच्चों, आपको पता चलेगा आगे वीडियो में कि ये एक सिंगल फॉर्म ये आपकी पूरी जो चिट्ठा पुर्जा है ना वो खोल के रख देता है असेसर्स के सामने। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम एक डिटेल डिस्कशन सिर्फ पीआईक्यू फॉर्म पे लेकर के आए, आप हमें जरूर बताइए, हम उसको भी एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। फिर अगर आगे डे टू पे बढ़ते हैं कि डे 2 में हमारा जो अब जो टोटल टेस्ट होगा ना वो 3 तरह के होंगे। सबसे पहले आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपका जीटीओ टेस्ट होगा, ग्राउंड रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब तीनों के तीनों टेस्ट के लिए आपके 3 अलग अलग असेसर्स जो है वो असाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये असेसर्स कौन होते हैं भैया, तो ये असेसर्स होते हैं जो कि फौज में ऑलरेडी एज एन अफसर सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ 2-3 साल के पीरियड के लिए ये एसएसबी सेंटर से जुड़ते हैं, पहले इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ये असेसर्स बनने के लिए, और उसके बाद एटलीस्ट वो 2 से 3 साल जो है एसएसबी सेंटर में एज एन असेसर जो है वो उनकी सर्विस होती है, ठीक है। तो ये 3 असेसर्स होंगे आपके, एक साइकोलॉजी के लेवल पे आपको चेक करेंगे, एक आपके ग्राउंड रिलेटेड टास्क के हिसाब से चेक करेंगे, और एक असेसर के साथ आपका 1-on-1 पर्सनल इंटरव्यू होगा। हम सारी चीजें यहाँ पे अभी कवर करेंगे। तो अगर साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बात करें तो ये जनरली डे 2 पे होता है बच्चों, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट में क्या होगा, तो टोटल कुल मिलाकर के 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। हर एक टेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब चारों टेस्ट है क्या, तो स्टार्ट होता है टीएटी से। अब टीएटी क्या होता है सर, तो टीएटी होता है थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट, है ना। ये हो गया हमारा टीएटी, थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट। अब ये क्या है, आसान भाषा में बताऊं तो टीएटी में आपका क्या होगा कि आपको वापस से एक ऐसे रूम में लेकर के जाया जाएगा जहां पे आपकी ये जो है वो स्क्रीन लगी हुई है, प्रोजेक्टर से वापस से एक इमेज जो है वो आपको फ्लैश कराई जाएगी स्क्रीन पे 30 सेकंड तक के लिए, ठीक है। और 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको इस इमेज को देखने के लिए। इमेज जो है वो वापस से उसी प्रकार की होगी, शेडी प्रकार की, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो सीरीज में दिखाया था, उसी प्रकार की कुछ फोटो होगी, 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आएगी, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद अगले 4 मिनट में आपको एक ब्लैंक शीट जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जाएगी, उस पे आपको स्टोरी लिखनी है इस टॉपिक पे। इस समय आपको क्या करना होगा ना बच्चों, वो स्टेज 1 टेस्टिंग से इस तरीके से अलग है कि इस बार आप स्टोरी में सिर्फ टाइटल या फिर कह लीजिए एक्शन ऑफ द स्टोरी वो लिखेंगे और कंप्लीट यहाँ पे स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी विवरण देने की जरूरत है नहीं। इस तरीके की कितनी टोटल इमेजेस दिखाई जाएंगी सर, तो इसी टेस्ट के अंदर में आपको टोटल 11
प्लस 1 इमेज जो है वो दिखाई जाएगी। 11 इमेजेस एक के बाद एक आती जाएंगी। एक इमेज आई 30 सेकंड के लिए रही, आपने ऑब्जर्व किया, अगले 4 मिनट में स्टोरी लिखा। अब टोटल 4.5 मिनट बीत गए, फिर दूसरी इमेज आ गई, वो अगले 30 सेकंड तक रहेगी, फिर 4 मिनट तक ब्लैंक रहेगा स्क्रीन, उसके बीच में आपको स्टोरी लिखनी है, फिर तीसरी इमेज आएगी। ऐसे करके टोटल 11 इमेजेस आएंगे। जैसे ही 11 इमेज शो होने के बाद जब 30 सेकंड का समय खत्म होगा और फिर उसके बाद 4 मिनट का और समय खत्म होगा आपके स्टोरी लिखने का, तो जो 12वीं स्लाइड होगी वो होगी आपकी ब्लैंक स्लाइड, है ना, यहां पे लिखा नहीं गया है। तो 12वीं स्लाइड जो होगी वो होगी आपकी ब्लैंक स्लाइड। अब ब्लैंक स्लाइड में क्या होगा, इस स्लाइड में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये स्लाइड कंप्लीटली ब्लैंक होगा, व्हाइट होगा। अब इसमें आपको कौन सी स्टोरी लिखनी है, तो अब आपके दिमाग में जो कुछ भी कहानी दिमाग में आपकी आ रही है आप या तो वो लिख दीजिए, या फिर कई बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि वो ऑलरेडी स्टोरी जो है वो प्रिपेयर करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एसएसबी चाहे कोई सी भी हो, 12वीं जो पिक्चर होगी वो कुछ भी नहीं होगी, वो ब्लैंक होगी। तो ब्लैंक स्लाइड में तो हम स्टोरी कुछ भी लिख सकते हैं। अब असेसर को तो पता नहीं है कि हमने वहीं पे सोच के लिखा है या हम ऑलरेडी घर से प्रिपेयर करके आए थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, कैंडिडेट के ऊपर, कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये आपका हुआ टीएटी का टेस्ट, एक बहुत ही लंबा टेस्ट चलेगा। इसमें आपकी जो चीजें क्वालिटी चेक की जाएंगी कि आप स्टोरी के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि आपकी सोच कैसी है, आप इमेज को कैसे परसीव करते हैं, उसके रिलेटेड आपने क्या चीजें लिखी, और जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना वो कहीं ना कहीं आपसे, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उससे एसोसिएट होगा, और वो सारी चीजें आपकी जो पीआईक्यू फॉर्म थी ना यहाँ पे मैच होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने एजुकेशन के बारे में लिखा है, आपने स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है, आपने सारी चीजों के बारे में मेंशन किया है। तो साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी वाला जो एसेसर होता है वो आपसे इस पूरे टेस्ट के दौरान कभी भी मिलता नहीं है, आपसे सामने से एक शब्द बात नहीं करता है, लेकिन वो आपके बारे में सारी चीजें जानता है सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे पीआईक्यू फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो पीआईक्यू फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है इसको भरना आपको अभी समझ में आ रहा होगा बच्चों। सेकेंड टेस्ट जो है वो होगा WAT। अब WAT क्या होता है सर, तो WAT होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब आपको इसकी फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ तो शब्दों से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा सर, तो टोटल आपको स्क्रीन पे जो है वर्ड्स दिखाई जाएंगी 60, और हर एक वर्ड जो है वो वहां पे 15 सेकंड के लिए फ्लैश होगा। अब इसी 15 सेकंड में आपको स्क्रीन पे वर्ड देखना भी है और उससे रिलेटेड कुछ भी सोच करके एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस जो है वो लिखना है। पूरा का पूरा जो एसएसबी है वो इंग्लिश में ही चलेगा, तो आप जो स्टोरी लिख रहे हैं वो भी इंग्लिश में लिखेंगे, वर्ड्स जो है वो भी इंग्लिश में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर के 60 वर्ड्स आएंगे, हर एक वर्ड जो है 15 सेकंड के लिए फ्लैश होंगे, उसी में आपको देखना भी है, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी लिखना है। ठीक है, फिर जो तीसरा टेस्ट होगा वो होगा एसआरटी। अब एसआरटी क्या होता है सर, तो एसआरटी होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको नाम से वापस से समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक बुकलेट पकड़ाया जाएगा, उस बुकलेट में टोटल की टोटल 60 सिचुएशंस होंगे, 60। ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट इन 60 सिचुएशन का रिएक्शन लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन लिखा होगा कि यू वर कमिंग फॉर योर एसएसबी एंड देन इन योर ट्रेन यू फाउंड आउट दैट योर लगेज कॉल स्टोलन, यू विल। अब इसके बाद आपको जो आपकी रिएक्शन है वो कंप्लीट करना है कि आपको पता चला आप ट्रेन से आ रहे थे एसएसबी देने, आपका जो सामान है वो चोरी हो गया। अब आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कुल मिला करके बहुत ही इस प्रकार के जो है वो 60 सिचुएशंस लिखेंगे, और इन 60 सिचुएशंस के आपको रिएक्शंस कंप्लीट इंग्लिश भाषा में वहां पे लिखने हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। 30 मिनट का आपको जो है वो समय मिलेगा। इसमें जो आखिरी टेस्ट होता है वो होता है एसडीटी। एसडीटी क्या होगा, तो एसडीटी होगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, है ना, यहां पे आपको सीधा दिखा दूं तो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, टोटल 4 ये 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट यू। किसके किसके बारे में, तो पेरेंट्स गार्जियन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके जो दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स या फिर आपके सुपीरियर्स, अगर आप जॉब में हैं तो आपके सुपीरियर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये चारों सवाल के आपको जवाब लिखने हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्वालिटीज अ कैंडिडेट वुड लाइक टू डेवलप या इनकलकेट, आप खुद अपने अंदर क्या चीजें इनकलकेट करना चाहते हैं, ये चीज लिखने के लिए आपको टोटल जो अवधि मिलेगी वो 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो साइकोलॉजी टेस्ट है अपने आप में हर एक टेस्ट जो है एक बहुत ही लेंथी टेस्ट होता है, पूरा कंप्लीटली आपको ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता है। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में जानेंगे नहीं एसएसबी से पहले और एक प्रॉपर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आपके पास सिचुएशन आ जाएगा कि आप एकदम कंप्लीटली ब्लैंक ही हो गए हैं, आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की भी काफी जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर के 4 जो हुए वो साइकोलॉजी रिलेटेड टेस्ट हुए। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो असेसर है वो आपसे इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कभी भी मिलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पीआईक्यू फॉर्म को देखता है और आपके टेस्ट में जो आपके रिस्पॉन्स थे उसे सारी चीजें मैच कराता है और फिर एक डिसीजन पे पहुंचता है कि आप कितने अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं जीटीओ टास्क पे। अब जीटीओ टास्क जो है वो जनरली डे 3 और डे 4 दोनों दिन पे मिला के कराया जाता है। जीटीओ में क्या होता है कि हमारे एक नए असेसर्स होते हैं, ये हमसे पूरे इंटरव्यू के दौरान तीसरे और चौथे दिन हमसे पूरे के पूरे टाइम हमसे मिलते हैं और बहुत सारे टास्क कराते हैं। ठीक है, तो इनसे आप बेशक मिलेंगे। ठीक है, अब जीटीओ टास्क होते कितने कितने प्रकार के हैं, तो काफी सारे जीटीओ टास्क होते हैं बच्चों, ये देख लीजिए इन 2 स्लाइड्स में हमने मेंशन किया है। एक एक करके हम सारे टास्क पे आते हैं। तो जो पहला टास्क होगा वो होगा ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन में क्या कराया जाएगा बच्चों, तो स्टार्ट कैसे होगा कि जीटीओ सर सबसे पहले आपको ब्रीफिंग देंगे। हाँ, जीटीओ जो है वो पूरा का पूरा आपका जो ग्रुप बना था ना, वो नया वाला ग्रुप मैंने आपको बताया, तो इस पूरे का पूरे ग्रुप का जो है वो एक साथ जीटीओ होगा। ठीक है, तो आप जिस भी ग्रुप में है आप सभी का एक साथ ग्रुप में ये टास्क कराए जाएंगे। तो जीटीओ सर सबसे पहले आपको ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद आपको 3-4 टॉपिक्स देंगे आपके ग्रुप के सामने। ठीक है, और बोलेंगे आप एक बार आपस में डिस्कशन कर लो और मुझे बता दो कि इन 4 में से आप किस टॉपिक पे एक प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हो। ठीक है, तो आप लगभग 1 मिनट का समय लेंगे, ग्रुप में आपस में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टॉपिक में सारे बच्चे जो है वो सारे कैंडिडेट्स कंफर्टेबल हैं, और फिर आप एक टॉपिक चूज कर लेंगे। टॉपिक चूज करने के बाद आपका जो डिस्कशन है वो पहले उस टॉपिक पे शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका पहला डिस्कशन खत्म होगा तो वापस से एक सेकेंड डिस्कशन होगा। इस बार जो जीटीओ सर है वो आपको एक टॉपिक उनके मन से देंगे, उनके हिसाब से देंगे, और आपको डिस्कशन उसी टॉपिक पे करना होगा। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर के आपके 2 जो है वो डिस्कशन चलेंगे। ठीक, डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन खत्म होने के बाद आपकी ग्रुप या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, वो होगी। अब इसमें क्या होता है सर, तो इसमें आपको जीटीओ सर ब्रीफिंग में बताएंगे कि आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे। जनरली क्या होता है कि 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम हो गया कि कहीं पे जो है वो रेलवे पटरी पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे ट्रैक को अलग कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर आपको पता चला कि एक किसान है, उसका जो बैल है वो चोरी हो गया। फिर आपको पता चलेगा कि कहीं पे बॉम्बिंग होने वाली है, और आपको कहीं पे पता चलेगा कि कोई आदमी है वो नदी में डूब रहा है। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार का आपको दिया जाएगा कि मान लीजिए आप 6 या 8 लोग, जितने लोग का भी आपका ग्रुप था, इतने लोग आप लोग कहीं से कुछ करके लौट रहे थे। इसी बीच में आपके पास कोई इंसान आया, उसने बताया कि उसकी बैल चोरी हो गई, और उसने ही आपको बाकी 3 चीजों के बारे में भी बताया। अब आपके पास एक सीमित समय के हिसाब से, एक सीमित टाइम के बीच में आपको इन चारों ऑब्स्टेकल को कैसे रोकना है ये चीज होने से, और जो डूब रहा व्यक्ति है या फिर जो बैल चोरी हो गया, वो सारी चीजों के हिसाब से पे आपका क्या रिएक्शन रहता है, आप किस तरीके से वो टैकल करते हैं, ये पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन जो है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम की ब्रीफिंग करेंगे जीटीओ सर, फिर आपको टाइम मिलेगा, एक शीट मिलेगी, उस पर आपको अपना पूरा सोल्यूशन लिखना है। अब जैसे ही आपका सोल्यूशन खत्म होगा सारे बच्चों का उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वापस से आपका ग्रुप डिस्कशन जो है वो शुरू होगा, और आपको वापस से एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचना है कि आपके ग्रुप का सोल्यूशन क्या रहने वाला है। अब इन दोनों चीज में आपने एक चीज गौर किया होगा कि ग्रुप में डिस्कशन बहुत सारी हो रही है। अब ग्रुप डिस्कशन में चेक क्या किया जाएगा सर, तो ग्रुप डिस्कशन में आपके जितने भी OLQs थे ना ग्रुप रिलेटेड, वो सारी चीजें चेक होंगी। चेक होगा कि आप इनिशिएटिव कितना लेते हैं, चेक होगा कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे तरीके से चीजें टैकल कर पाते हैं। उसके अलावा ये भी चीज चेक की जाएगी कि कई बार हो सकता है कि हम जो है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ना सोच पाए, तो अगर सामने वाला व्यक्ति एक अच्छे सोल्यूशन पे पहुंच रहा है तो हम उसको कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे जो है वो चेक की जाएगी। जीपीई आपके इस डिस्कशन के बाद जैसे ही आपका एक कॉमन जो है वो कंसेंसस बच जाएगा, उसके बाद आप अपने ही ग्रुप में से किसी एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे, और वो जो है वो खड़े होकर के जीटीओ सर के सामने अपनी पूरी की पूरी जो वो है वो नरेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़े बाकी के टास्क पे। तो ये टास्क जो है वो सारे के सारे ग्राउंड पे होते हैं, फील्ड पे होते हैं। अगर हम शुरुआत करें पीजीटी से, तो सबसे पहला टास्क जो होगा वो होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब इस टास्क में क्या होता है बच्चों, तो आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्हाइट लाइन है और यहाँ पे एक व्हाइट लाइन है, फिर यहाँ पे एक व्हाइट लाइन है, एक व्हाइट लाइन है, तो ऐसे करके टोटल 4 अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अब शुरुआत में आपके पूरे ग्रुप को ना इस वाले लाइन पे खड़ा करा दिया जाएगा। ठीक है, आप जितने भी लोग हैं आप सबके सब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जीटीओ सर आएंगे, आपको ब्रीफिंग देंगे कि देखो ये टोटल 4 ऑब्स्टिकल हैं, आपको 40 से 50 मिनट का जितना भी टाइम है वो मिला है, आपको ये चारों ऑब्स्टिकल एक एक करके क्रॉस करने हैं। अब इसको क्रॉस करने के लिए आपको कुछ सहायता के लिए कुछ चीजें दी जाएंगी। क्या क्या चीजें दी जाएंगी, तो आपको मिलेगा रस्सी जो कि रोप हो गया बच्चों, आपको मिलेगा फट्टा जिसको कि आप इंग्लिश में प्लैंक बोल सकते हैं,
और आपको मिलेगी बल्ली, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुछ लोड भी मिलेगा। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपके सहायता में आएगी। और एक लोड मिलेगा। लोड क्या होता है, जनरली एक कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसको कैरी करके आपको एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के जाना होगा। अब आपकी पूरी की पूरी ग्रुप यहाँ पे है, आपके पास कुछ औजार है जो कि आपको मिल गए रस्सी फट्टा और बल्ली के स्वरूप में, और उसके साथ साथ आपके पास एक लोड है, और बीच में कुछ कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं बने हुए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कलर्ड भी है। तो अलग अलग कलर की अलग अलग मीनिंग होगी। किसी कलर का मतलब जीटीओ सर बताएंगे कि यहाँ पे आप अपना सामान जो है वो रख सकते हैं, लेकिन आपका ग्रुप का कोई भी मेंबर उसको टच नहीं करना चाहिए। कुछ कलर का मतलब होगा कि आप सामान और आपका ग्रुप का मेंबर दोनों वहां पे टच कर सकते हैं, और कुछ कलर्स का मतलब ये होगा कि ना तो आप अपना वहां पे सामान रख सकते हैं, ना तो आपका ग्रुप का मेंबर जो कोई भी है वो उसको टच कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने रस्सी फट्टा बल्ली और अपने लोड को लेकर के सारी चीजों की सहायता की मदद से पूरी ग्रुप के हिसाब से ये एक ऑब्स्टेकल क्लियर करेंगे। जैसे ही आपका एक ऑब्स्टेकल जो है वो क्लियर होता है, उसके बाद ही पूरी की पूरी ग्रुप जो है वो दूसरे ऑब्स्टेकल की ओर जा सकती है। अगर मान लीजिए आप में से आपकी ग्रुप जो है वो 8 लोगों की है और 5 लोग यहां तक पहुंच गए, 3 लोग यहां रह गए और बाकी 5 लोग सोच रहे हैं कि हम आगे का आइडिया लगाना शुरू करें, तो ये अलाउड नहीं है। पूरे के पूरे ग्रुप को एक ऑब्स्टेकल क्लियर करना होगा, तभी पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो दूसरे ऑब्स्टेकल पे अपना जो है वो आइडिया लगाना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी चीजें देखी जाएंगी वापस से कि आप ग्रुप में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ग्रुप में आपके इनपुट्स क्या क्या थे, आप सोल्यूशन कितने अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं, आप ग्रुप के लिए एक मुसीबत है या फिर ग्रुप के लिए एक एसेट के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी देखा जाएगा वापस से कि अगर कोई सामने से कोई बंदा कुछ अच्छा सोल्यूशन बता रहा है तो आप उससे लड़ झगड़ रहे हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म ना कर ले, या फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो पूरी की पूरी पीजीटी है वो कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ही पीजीटी हो जाएगा, अब आपके इस ग्रुप को 2 हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और आपका होगा हाफ ग्रुप टास्क। अब इस टास्क में क्या होगा सर, तो इस टास्क में आपको एक ही ऑब्स्टेकल मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये एक ही ऑब्स्टेकल मिलेगा, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो आधी की आधी ग्रुप है वो खड़ी करा दी जाएगी, वापस से आपको रस्सी फट्टा बल्ली जो है वो मिल जाएगा, और आपको यहां से, हाँ उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दिख रहा होगा, तो आपको इस जगह से इस जगह पे आपको जाना है, ठीक है। हाफ ग्रुप टास्क क्यों करवाते हैं सर, हाफ ग्रुप टास्क इसलिए करवाते हैं कि किसी कारणवश मान लीजिए कि फुल ग्रुप में क्या हो रहा था पीजीटी में कि बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, तो वहां पे अगर आप कुछ इनपुट्स नहीं दे पाए या फिर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे लेकिन बाकी के जो लोग थे वही ज्यादा बोल रहे थे, आप उतना इनपुट नहीं दे पाए, तो यहाँ पे मौका है आपको वापस से इनपुट देने का इस छोटे से ग्रुप में, ठीक है। अंतर कैसे होगा ये पीजीटी से, अंतर इस प्रकार से होगा कि ये जो हाफ ग्रुप टास्क है उसमें सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल रहेगा, ठीक है, और 10 से 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, तो आप ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर ग्रुप वर्जन ऑफ पीजीटी, ठीक है। आखिरी में जो टेस्ट होगा ग्रुप डे 3 पे, है ना बच्चों, ये डे 3 का प्रोसेस है, तो डे 3 पे स्नेक रेस कराते हैं। अब स्नेक रेस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स बने हैं ना इस एसएसबी में, याद करिए जैसे ही जितने लोग, अगर मान लीजिए 44 लोग सिलेक्ट हुए थे और 4 से 5 ग्रुप्स बने, तो उन पांचों ग्रुप का एक रेस कराई जाएगी। अब ये रेस क्या होता है, इसका नाम होता है स्नेक रेस। इट इज अ ग्रुप रेस बिटवीन ऑल द ग्रुप्स। इसमें क्या कराते हैं कि अलग अलग 4 से 5 ऑब्स्टिकल्स होते हैं और आपको साथ में दिया जाता है एक लोड। लोड क्या होता है, एक स्नेक के रूप में होता है। कैसा है स्नेक, क्या असली का सांप होता है सर? नहीं, डरिए मत, असली का सांप नहीं होता है। एक कपड़े की बनी हुई एक स्नेक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, और रूल्स क्या होते हैं कि कम से कम 3 बंदा या फिर जो भी होगा वो जीटीओ सर बता देंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि कम से कम 3 बंदे जो है वो एक बार में उस स्नेक को पकड़े रहने चाहिए, और आपको इस स्नेक को पकड़ के पूरा का पूरा जो चारों ऑब्स्टिकल है वो क्लियर करना है पूरे ग्रुप के साथ। और वापस से सेम नियम कि एक बार में आपका जो ग्रुप के मेंबर है वो पूरा का पूरा जो ऑब्स्टेकल है वो क्लियर करेंगे, तभी आप दूसरे ऑब्स्टेकल की ओर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑब्स्टेकल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यहाँ पे रस्सी लगी हुई है और इसको चढ़ करके इधर उतरना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लोग हैं ये इन्होंने स्नेक को पकड़ रखा है, यहाँ पे एक बच्चा जो है वो चढ़ रहा है, यहाँ पे एक बच्चा ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुका है और इसको यहाँ से मदद कर रहा है, और ये जो है वो ऑलरेडी उतर चुके हैं और इधर से ये पीछे इसको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी ग्रुप में आप किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जंग के दौरान यही होता है ना बच्चों की, आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का ऊर्जा जो है वो कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके आप ये पूरा का पूरा स्नेक रेस कंप्लीट करेंगे।
जो टीम जीतेगी सर उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, वो सारे के सारे बच्चे रिकमेंड हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्नेक रेस का वैसे अपने आप में कुछ खास मीनिंग नहीं है, इसमें बस ये चीज देखते हैं कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, बट इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्नेक रेस आपका ग्रुप जीत रहा है तो आपके पास कुछ एज है, या फिर स्नेक रेस में आप सेकंड आए या थर्ड आए या सबसे पीछे आए तो आप हार गए, बिल्कुल भी नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप में कितने अच्छे लोग थे, कितने फिट लोग थे, और उस हिसाब से आपने कितने समय में वो स्नेक रेस कंप्लीट किया। ये मत सोचिए कि स्नेक रेस अगर आपकी ग्रुप हार गई तो आप सबसे फिसड्डी है। हो सकता है शायद आपकी ग्रुप जो है वो सबसे कमजोर ग्रुप थी, लेकिन आपकी ग्रुप ने फिर भी रेस जो है वो कंप्लीट किया, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े डे 4 पे, अगर तो डे 4 के जो कुछ जीटीओ टास्क है उसमें सबसे पहला टास्क होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। अब इसमें क्या होगा कि अभी तक आपने जितने भी टेस्ट देखे वो सारे के सारे ग्रुप्स में हो रहे थे। ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट है ये सिंगल एक पर्सन एक बार में करता है। अब इसमें होगा क्या, तो टोटल 10 ऑब्स्टेकल रहेंगे और 3 मिनट की आपको अवधि मिलेगी। इसमें क्या करना होगा, ये जो 10 ऑब्स्टेकल है ना, हर एक ऑब्स्टेकल का कुछ कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स कितने से कितने लेकर के है, तो 1 से लेकर के 10। अब टोटल 10 ऑब्स्टेकल है, हर एक ऑब्स्टेकल का कुछ पॉइंट है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। अगर आप टोटल इसको सम करेंगे 1 से लेकर के 10 तक तो कितना आएगा बच्चों, बताइए फटाफट से, 55 आ जाएगा, है ना। तो टोटल ये 55 पॉइंट्स का टेस्ट होगा आपका। अब 3 मिनट का आपको समय मिलेगा। सबसे पहले जीटीओ सर आपके पूरी ग्रुप को ब्रीफिंग देंगे इस इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कोर्स टेस्ट के बारे में। हर एक ऑब्स्टेकल के बारे में एक एक करके ले जाकर के बताएंगे कि ये कितने पॉइंट्स का है, इसमें आपको क्या करना है। उसके बाद एक बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है, चेस नंबर वाइज एक बच्चा आएगा, वो स्टार्टिंग का 3 मिनट लेगा, अपना दिमाग में 2.5 मिनट लेगा ये फ्रेम करने के लिए कि उसको किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। फिर वो अपना शुरू करेगा। अब जैसे ही पहला जो कैंडिडेट है वो अपना इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करना शुरू करेगा एक के बाद एक, जिस तरीके से अभी उसने अपनी प्लानिंग की थी। उसके बाद जीटीओ सर उसी समय दूसरे बच्चे को बुलाएंगे वहां पे, ठीक है। अब दूसरा बच्चा उसी दौरान जब ये पहला बच्चा कंप्लीट कर रहा होगा वो अपनी माइंड मैपिंग करेगा कि उसको कैसे कवर करना है। जैसे ही पहले बच्चे की 3 मिनट की समय खत्म हो जाएगी, जीटीओ सर जो है वो घंटी को बजा देंगे खट से, और फिर जैसे ही घंटी बज जाएगी पहले बच्चे का खत्म, दूसरे बच्चे का टाइम शुरू। ऐसे ही जब दूसरा बच्चा करना शुरू करेगा तो तीसरे को बुलाएंगे, फिर चौथे को बुलाएंगे। इस दौरान बाकी लोग जो है वो कहीं साइड में बैठे होंगे, वो ये नहीं देख रहे होंगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो एक बच्ची है वो अपना एक ये जो ऑब्स्टेकल है इसको कंप्लीट कर रही है, और पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि किसी एक ऑब्स्टेकल का जो है वो पॉइंट 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 10 पॉइंट्स लिखे रहेंगे। ये आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल खत्म हुआ। अगर सर मैंने 3 मिनट के अंदर में पूरे के पूरे 10 ऑब्स्टेकल खत्म कर लिए और फिर भी मेरे पास समय बच रहा है तो मैं क्या करूं, तो आप अगर चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं ऑब्स्टेकल को, लेकिन इसकी जो एक कंडीशन है वो ये है कि पहले आप पूरे के पूरे 10 ऑब्स्टेकल फिनिश करेंगे तभी आप रिपीट कर सकते हैं। जब आप रिपीट करेंगे तो वापस से ऑब्स्टेकल्स एक बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 ऑब्स्टेकल कर लिया, उसके बाद आपका मन किया कि जो 10 नंबर का ऑब्स्टेकल था वो मैं वापस से कर लूं, आपने एक बार वापस से कर लिया, फिर आप वापस से 10 नंबर का नहीं करेंगे, फिर 1 से लेकर के 9 के बीच में आप कोई जो ऑब्स्टेकल है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको अब तक में समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या है। अब आते हैं हम कमांड टास्क पे। अब कमांड टास्क में क्या कराया जाएगा कि आपको वापस से या तो कुछ इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा कि आपको यहां से लेकर के यहां तक जाना है, या फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा और बीच में कह देंगे जीटीओ सर कि यहाँ पे जो है वो बॉम्ब लगा हुआ है और आपको इस बॉम्ब को बाहर निकाल करके डिफ्यूज करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको टाइम दे दी जाएगी, मान लीजिए आपके पास 20 मिनट या 15 मिनट का जो है वो समय है, आपको बॉम्ब निकाल करके डिफ्यूज करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई भी इंसान जो है इस सर्कुलर ग्राउंड के अंदर में आना नहीं चाहिए, तो आपको बाहर बाहर से ही निकालना है। उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स दे दी जाएंगी। तो इसमें आप काम कैसे करेंगे, आपको एज ए लीडर एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। जीटीओ सर बोलेंगे आप लीडर हो, सबसे पहले तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स बुलाओ। अपने सबऑर्डिनेट्स चूज कहां से करेंगे, अपने ग्रुप में से ही करेंगे। अब ये टेस्ट जो है वो दूसरे दिन क्यों होता है जीटीओ के डे पे, तो ये दूसरे दिन इसलिए होता है क्योंकि जब तक ये टास्क हो रहा होगा उसके पहले ऑलरेडी आपने बहुत सारे ग्रुप रिलेटेड टास्क कर लिए। अब जब आपने ऑलरेडी कुछ ग्रुप रिलेटेड टास्क कर लिए हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा बंदा जो है वो आपके लिए एज अ सबऑर्डिनेट एक असेट की तरह प्रूव हो सकता है। तो आप अपना दिमाग लगा करके वैसे ही बच्चे को जो है वो चूज करेंगे एज अ सबऑर्डिनेट, और फिर अब आप प्लानिंग करेंगे। 2 सबऑर्डिनेट बुलाएंगे, एक आप खुद हैं। अब आप तीनों मिलकर के ये प्लानिंग करेंगे कि प्लानिंग मतलब आप साथ में भी कर सकते हैं या फिर आप खुद से सॉल्यूशन सोच सकते हैं और उनको बोल सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज है वो काम खत्म करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ये कुछ जो है वो सॉल्यूशन ढूंढ दिया।
अब जीटीओ सर क्या करेंगे, आपको ग्रिल करने के चक्कर में बोलेंगे कि आपके पास एक जो इक्विपमेंट था वो अब आपके पास है नहीं, फिर भी इस काम को करके दिखाओ। ऐसे करके वो आपको थोड़ा और टफ सिनेरियोस देंगे और देखेंगे कि आप एज अ लीडर, जब आपको चीजें लीड करने के लिए दी जाती हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। उसके अलावा जब आप प्रेशर सिचुएशन में डाले जाते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका कमांड टास्क हो गया। उसके बाद आपका होगा लेक्चरेट। अब लेक्चरेट में क्या होगा, वापस से आप एक हॉल में जाएंगे, वहां पे हॉल में सारे लोग बैठेंगे। अब जीटीओ सर के पास एक बाउल होगा जिसमें कि बहुत सारे चिट्स होंगे। अब हर एक चिट्स पे टोटल 4 टॉपिक्स लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो आपको एक एक करके बुलाया जाएगा, आप आओगे, आप चिट को खोलोगे। अब चिट में 4 टॉपिक्स है, उसमें से कोई एक टॉपिक आप चूज कर लोगे अपने मन का। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, उस समय में ही आपको एक प्रॉपर जो आपको स्पीच है 3 मिनट की वो तैयार करनी है उस 1 मिनट के अंदर में। और फिर 1 मिनट खत्म होते ही आपको उस टॉपिक पे एक लेक्चरेट जो है वो डिलीवर करना है अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के सामने, ठीक है। तो ऐसे ही करके एक बंदा खत्म करेगा, फिर दूसरा आएगा, उसको 1 मिनट का समय है प्रिपेयर करने का, चूज करने का उन 4 में से जो भी टॉपिक वो चूज करना चाहता है, और फिर अगले 3 मिनट में वो प्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका लेक्चरेट, ठीक है। इसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखें सर, आप इंटरनेशनल नेशनल जितने भी न्यूज है उनको कवर करते हुए चलिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए और थोड़ा बहुत चीजें देखते चलिए, गौर करिए कि क्या चल रहा है दीन दुनिया में, और उनपे अपने भी विचार लाइए, अपने थॉट्स लाइए। और आपके खुद के थॉट्स कैसे आएंगे, जब आप बाकी लोगों को सुनेंगे। तो अच्छे रिसोर्सेज फॉलो करिए। यूट्यूब पे अगर आप सुनते हैं तो कुछ ऐसे लोगों को सुनिए जो इन चीजों के बारे में बात करते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी इकट्ठी हो जाएंगे, और फिर आप एक प्रॉपर एक अच्छा लेक्चरेट जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। आखिरी में वापस से एक एफजीटी होगा, फाइनल ग्रुप टास्क। ये एक आखिरी बार आपकी जो पूरी की पूरी ग्रुप है वापस से आएगी। इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, आपको क्लियर करना होगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एचजीटी में हाफ ग्रुप टास्क में सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल था, यहां पे भी बस एक ही ऑब्स्टेकल होगा, 15 से 20 मिनट का समय होगा। एक आखिरी मौका होगा आपके पास पूरे के पूरे ग्रुप में इस टास्क को कंप्लीट करने का। वापस से आपको जीटीओ सर ब्रीफ कर देंगे, बता देंगे ऑब्स्टेकल क्या है, बता देंगे आपके पास इक्विपमेंट्स क्या क्या है। वो सारी चीजों की मदद से आप जो है ये अपना एफजीटी खत्म करेंगे। ये खत्म होते ही आपकी जो जीटीओ रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है वो खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना बच्चों, हमने स्टार्टिंग में ये जाना कि पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है, वो कितना इंपॉर्टेंस है, अब तक आपको समझ में आया होगा। आगे आपको ये भी समझ में आएगा कि इंटरव्यू में वो पीआईक्यू फॉर्म किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि साइकोलॉजी रिलेटेड कितने सारे टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट के बारे में हमने इन डेप्थ जाना कि वो टेस्ट है क्या क्या और क्या क्या चीजें उनमें करनी पड़ती है। उसके बाद हमने जाना जीटीओ टेस्ट के बारे में। जीटीओ भी एक दिन में खत्म नहीं होता है, 2 दिन तक चलता है। तो हमने जीटीओ में हर एक चीज के बारे में देखा कि ग्रुप रिलेटेड कितनी एक्टिविटीज होती हैं और इंडिविजुअल लेवल पे कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम पार्ट 3 में क्या कवर करेंगे, पार्ट 3 में हम कवर करेंगे जितनी भी सारी चीजें बची रह गई, ठीक है। अभी आपका इंटरव्यू जो है वो बचा रह गया, फिर उसके बाद आपका फाइनल जो कॉन्फ्रेंस है वो बच गया, फिर मेडिकल्स, और उसके अलावा कुछ और रिसोर्सेज और टिप्स जो है वो भी मैं आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उसको हमारे कमेंट सेक्शन में आराम से लिखिए, वो हम सारी चीजें वहां पे कवर करेंगे। पीआईक्यू फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है पीडीएफ के फॉर्म में। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस तरीके से ये पीडीएफ फॉर्म में 2 पेज की फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, गो थ्रू करिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ऑलरेडी पीआईक्यू फॉर्म पे एक वीडियो चाहिए आप हमें वो भी बताइए, हम उस पे भी लेकर के आएंगे वीडियो। यहां से आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, लाइक करते हैं ना तो ही मोटिवेशन आता है कि हाँ बच्चों को चीजें पसंद आ रही है, ठीक है। और अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी लिखिए, फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड कमेंट, ठीक है। शेयर भी करिए अपने बाकी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए, घंटी बजा दीजिए नोटिफिकेशन की, ताकि जब पार्ट 3 आए तो आपको पता चल जाए। और पार्ट 1 भी अच्छे तरीके से वॉच करके रखिए। पार्ट 2 के आपके पास अगर नोट्स बनाने हैं वो भी लिख करके रखिए, क्योंकि पार्ट 3 में हम सारी चीजें वापस से कवर अप करेंगे, और वो तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट।